नमस्कार और द डीप टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ज़रूरी हालिया फैसला है जो सीधे तौर पर हम सब के अधिकारों से जुड़ा है। जी, मामला है विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य का। और ये फैसला इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये किसी के गिल्ट या इनोसेंस के बारे में उतना नहीं है जितना उस रूल बुक के बारे में है जो पुलिस को फॉलो करनी होती है। बिल्कुल। कोर्ट ने अरेस्ट करने की प्रक्रिया को लेकर कुछ बहुत ही साफ और कह सकते हैं सख्त हदें तय कर दी हैं। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी फैसले में दिए गए जो निर्देश हैं उनकी एक गहरी पड़ताल करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि जब स्टेट की पावर और एक सिटीजन के राइट्स आमने सामने आते हैं तो हमारा संविधान हमें क्या प्रोटेक्शन देता है। और ये कोई लीगल जार्गन की क्लास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने अधिकारों को समझने की एक कोशिश है। चलिए तो शुरू करते हैं। इस पूरे केस की जो बुनियाद है वो है संविधान का अनुच्छेद 22(1), हाँ, जो कहता है कि हर गिरफ्तार व्यक्ति को ये जानने का मौलिक अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो पहला और सबसे बुनियादी सवाल ये बताना कि किसी को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। क्या ये बस एक फॉर्मेलिटी है? मतलब पुलिस कह दे आपको चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है और बस हो गया? यही तो इस पूरे फैसले का कोर पॉइंट है। जी। कोर्ट ने कहा है कि ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक जरूरत है। अनिवार्य? हाँ, इसे प्रोसीजरल मैंडेटरी डायरेक्शन कहते हैं। अगर पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी की वजह नहीं बताते हैं तो कानून की नज़र में वो गिरफ्तारी और उसके बाद की हिरासत दोनों पहले सेकंड से ही इलीगल हो जाती हैं। पहले सेकंड से ही? वाओ! तो विहान कुमार के मामले में असल में हुआ क्या था? क्या यही मुद्दा था कि उन्हें बताया नहीं गया? बिल्कुल। उन पर जो आरोप थे वो काफी गंभीर थे, लेकिन पूरी लीगल फाइट इसी बात पर थी कि उन्हें अरेस्ट करते समय ठीक से ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए ही नहीं गए। अच्छा। और यहीं से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ये दिखाता है कि प्रक्रिया कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट। इससे तुरंत अगला सवाल खड़ा होता है जो बहुत ऑब्वियस भी है। ठीक है, पुलिस को बताना पड़ेगा, लेकिन कैसे बताना पड़ेगा? हाँ। क्या पुलिस अपनी लीगल लैंग्वेज में जो आम आदमी के सिर के ऊपर से निकल जाए, कुछ बोल दे तो वो काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कोर्ट का दूसरा निर्देश आता है जो हाउ पर यानी कैसे पर फोकस करता है। अच्छा। कोर्ट ने साफ कहा है कि जानकारी प्रभावी ढंग से दी जानी चाहिए और ऐसी भाषा में जिसे गिरफ्तार व्यक्ति पूरी तरह समझता हो। मतलब कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सामने वाले को समझाना है। एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन सार्थक होना चाहिए। द गोल इज कि वो व्यक्ति समझे कि उस पर आरोप क्या है, ताकि वो अपना बचाव करने के लिए वकील से सलाह ले सके, अपने लीगल राइट्स का इस्तेमाल कर सके। सही बात है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल सजेशन भी दिया है। उन्होंने कहा कि आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि अरेस्ट के ग्राउंड्स लिखित में दिए जाएं। लिखित में? मतलब एक मेमो या पेपर पर? हाँ, इससे बाद में कोई डिस्प्यूट ही नहीं रहेगा। ना पुलिस ये कह पाएगी कि हमने बताया था, ना ही गिरफ्तार व्यक्ति ये कह पाएगा कि मुझे नहीं बताया। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में होगा। ये तो एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन मान लीजिए रिटर्न में नहीं दिया गया और अब कोर्ट में बहस हो रही है। गिरफ्तार व्यक्ति कह रहा है मुझे कुछ नहीं बताया गया और पुलिस कह रही है हमने सब कुछ बताया था। अब ये तो एक क्लासिक ही सेड शी सेड सिचुएशन हो गई। एक जज कैसे तय करेगा कि सच कौन बोल रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और कोर्ट ने इसी को एड्रेस करने के लिए तीसरा निर्देश दिया जो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत के भार से जुड़ा है। कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर ऐसा कोई विवाद उठता है तो ये साबित करने का बोझ हमेशा पुलिस या जांच एजेंसी पर होगा। उन्हें साबित करना होगा कि उन्होंने अनुच्छेद 22(1) की रिक्वायरमेंट पूरी की थी। और वो इसे साबित कैसे करेंगे? क्या पुलिस अपने केस डायरी में बस एक लाइन लिख दे कि गिरफ्तारी के आधार बता दिए गए थे? तो क्या ये काफी होगा? कोर्ट ने इस लूप होल को भी बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि डायरी में एक वेग एंट्री, एक अस्पष्ट सी लाइन लिख देना काफी नहीं है। पुलिस को कंटेम्परेनियस रिकॉर्ड दिखाना होगा। कंटेम्परेनियस रिकॉर्ड? ये क्या होता है? इसका मतलब है ऐसा रिकॉर्ड जो घटना के समय ही बनाया गया हो। तो जब अदालत कंटेम्परेनियस रिकॉर्ड मांगती है तो वो कह रही है मुझे वो नोट दिखाइए जो आपने उसे गिरफ्तार करते समय अपनी डायरी में लिखा था। अच्छा। ना कि वो जो आपने घंटों बाद थाने में जाकर आराम से अपनी कहानी बनाकर लिखा। इसका मकसद एक ऐसा टाइम स्टैम्प्ड सबूत बनाना है जिसे बाद में आसानी से गढ़ा ना जा सके। ओके, दिस इज गेटिंग रियली इंटरेस्टिंग। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। मान लीजिए पुलिस ये साबित नहीं कर पाई,
कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि अनुच्छेद 22(1) का पालन नहीं हुआ। तो अब क्या? इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम बहुत गंभीर है और यही इस फैसले का चौथा और सबसे शक्तिशाली निर्देश है। क्या है वो? कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 22(1) का पालन न करने से गिरफ्तारी शुरू से ही दूषित यानी विशिएटेड हो जाती है। The arrest is void from the very beginning. एक मिनट, इसे थोड़ा और समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि गिरफ्तारी शुरू से ही दूषित हो जाती है? इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी इमारत की नींव ही गलत तरीके से रखी गई हो, तो आप ऊपर कितनी भी खूबसूरत मंजिलें बना लें, वो पूरी इमारत अवैध ही रहेगी। और उसे गिराना पड़ेगा। बिल्कुल। गिरफ्तारी किसी भी क्रिमिनल केस की नींव होती है। अगर नींव ही अवैध है, तो उसके ऊपर आप जो भी कार्रवाई करेंगे वो सब ढह जाएगी। वाह! तो इसका मतलब है कि अगर गिरफ्तारी अवैध है, तो उसके बाद लिया गया रिमांड ऑर्डर भी अवैध हो जाएगा। बिल्कुल। उस अवैध गिरफ्तारी के आधार पर अदालत से लिया गया रिमांड ऑर्डर भी अवैध हो जाता है। और कोर्ट ने ये भी साफ किया कि बाद में चार्जशीट दाखिल कर देने से भी इस संवैधानिक गलती को सुधारा नहीं जा सकता। मतलब आप एक अवैध गिरफ्तारी को बाद में लीगल नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। ठीक वैसे ही जैसे आप जहरीले पेड़ पर बाद में मीठे फल नहीं उगा सकते। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, और शायद कुछ लिसनर्स भी ये सोच रहे होंगे, क्या इससे अपराधी बच नहीं जाएंगे? मतलब एक छोटी सी प्रक्रियात्मक गलती की वजह से एक गंभीर आरोपी छूट सकता है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और इसका जवाब हमारे संविधान के दिल में है। कोर्ट का नजरिया ये है कि प्रक्रिया ही न्याय की गारंटी है। अगर हम राज्य को यानी पुलिस को प्रक्रिया को तोड़ने की इजाजत दे देंगे, तो फिर किसी भी नागरिक की आजादी सुरक्षित नहीं रहेगी। सही बात है। आज ये एक अपराधी के साथ हो रहा है, कल किसी बेगुनाह के साथ भी हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया का पालन नॉन नेगोशिएबल है। ये रूल ऑफ लॉ को रूल बाय लॉ से बचाता है। ये बहुत बड़ी बात है। सो द प्रोसेस इज द प्रोटेक्शन। इस पूरी प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट की क्या भूमिका है? जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति को पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, तो क्या उन्हें इन सब चीजों की जांच करनी होती है? हाँ, और ये 5वां निर्देश है जो मजिस्ट्रेट को एक पैसिव ऑब्जर्वर से एक एक्टिव गार्डियन बनाता है। एक्टिव गार्डियन? जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो ये सुनिश्चित करना मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि अनुच्छेद 22(1) और दूसरे सुरक्षा उपायों का पालन हुआ है। मतलब वो सिर्फ पुलिस के कागजात पर मोहर लगाने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो एक मजिस्ट्रेट को प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? क्या उन्हें गिरफ्तार व्यक्ति से सीधे सवाल पूछने चाहिए? ग्राउंड्स बताए गए कि आप समझे कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। अच्छा। मजिस्ट्रेट को खुद को सैटिस्फाई करना होगा कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। उस स्टेज पर एक नागरिक और राज्य की इमेंस पावर के बीच मजिस्ट्रेट ही अकेली दीवार होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये साबित हो गया, चाहे मजिस्ट्रेट के सामने या बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, कि अनुच्छेद 222(1) का उल्लंघन हुआ है। तब अदालत को क्या करना चाहिए? यहाँ छठा निर्देश आता है जो बिल्कुल टूट-टूक है। अगर ये स्थापित हो जाता है कि अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन हुआ है, तो अदालत का कर्तव्य है कि वो आरोपी को तुरंत रिहा करने का आदेश दे। तुरंत रिहा करने का? हाँ, द कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू ऑर्डर द रिलीज। ये जमानत यानी बेल देने जैसा है? ये बेल से भी एक कदम आगे की बात है। कोर्ट ने कहा कि ये जमानत देने का एक बहुत मजबूत आधार तो है ही, लेकिन सबसे क्रूशियल बात यह है कि ये नियम तब भी लागू होगा भले ही किसी कानून में जमानत पर कितनी भी कठोर शर्तें क्यों ना लगी हों। जैसे पीएमएलए या यूएपीए जैसे कानूनों में, जहां बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। कोर्ट का कहना है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसी भी स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन यानी कानूनी प्रतिबंध से ऊपर है। मतलब फंडामेंटल राइट्स सबसे ऊपर हैं। हाँ, अगर अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार और 22 यानी गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण का उल्लंघन हुआ है, तो कोई भी कानून किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रख सकता। फंडामेंटल राइट्स ट्रम्प एवरीथिंग। ये सब तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में है, लेकिन इस मामले में एक और पहलू था जो पर्सनल डिग्निटी यानी व्यक्तिगत गरिमा से जुड़ा है, जो अनुच्छेद 21 का ही एक हिस्सा है। हाँ, हथकड़ियों का इस्तेमाल। राइट। हाँ, ये इस केस का एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पहलू था। अपेलेंट विहान कुमार जब अस्पताल में थे, तो उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर हथकड़ी लगाकर बांध दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त रुख अपनाया
ये सिर्फ प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं बल्कि इंसानियत का अपमान है। तो कोर्ट ने इस पर क्या निर्देश दिए? कोर्ट ने सीधे हरियाणा राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो गाइडलाइंस जारी करे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी आरोपी को अस्पताल के बिस्तर पर हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी या बिस्तर से नहीं बांधा जाएगा। ये तो बहुत जरूरी था। जी, ये व्यक्ति की गरिमा के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए सभी प्रोटेक्शंस को सख्ती से लागू करने के लिए नियम बनाएं। So what does this all mean? अंत में विहान कुमार के मामले में क्या फैसला हुआ? इन सभी निर्देशों और विश्लेषण के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि अपेलेंट की गिरफ्तारी संवैधानिक रूप से पूरी तरह अवैध थी। पूरी तरह अवैध? हाँ, उन्होंने माना कि अनुच्छेद 22(1) का पालन नहीं किया गया था, जो कि एक फेटल फ्लॉ था। इसलिए कोर्ट ने उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा करने का आदेश दिया। तो कुल मिलाकर ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई का नहीं बल्कि हर नागरिक के अधिकारों को मजबूत करने वाला एक दस्तावेज है। बिल्कुल। ये पुलिस को ज्यादा अकाउंटेबल, मजिस्ट्रेट को ज्यादा विजिलेंट और हम नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा अवेयर बनाने का काम करता है। बिल्कुल, ये फैसला हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज में अ पर्सन्स लिबर्टी इज प्रेशियस और उसे छीनने की प्रक्रिया उतनी ही न्यायपूर्ण होनी चाहिए जितना कि अंतिम फैसला। The means are just as important as the end. आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया और बेहद स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, पर सवाल यह है कि इन निर्देशों को जमीनी हकीकत में कैसे बदला जाए? क्या सिर्फ अदालती आदेश काफी हैं या इसके लिए पुलिस की ट्रेनिंग में सुधार, मजिस्ट्रेट्स की अकाउंटेबिलिटी और हम सब की नागरिक जागरूकता, इन तीनों का एक साथ काम करना जरूरी है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ।